जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रवंदना चैनल पर मैं प्रीतिका डॉक्टर प्रवीण सरोहा जी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की शौर्य गाथा के भाग 3 में आपने देखा आज़ाद ढिमरपुरा गांव में हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं। पुलिस का दबाव जब बढ़ता है तो वे ढिमरपुरा गांव छोड़कर झांसी लौट जाते हैं। आज भाग 4 में बात करेंगे उनके झांसी वापस आने की, और विशेष तौर पे जब वे वर्षों बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए भावरा गांव वापस जाते हैं तो क्या होता है। आगे की कहानी सुनाने के लिए हम फिर से स्वागत करते हैं श्री प्रदीप देशवाल जी का। नमस्ते सर। नमस्ते प्रीतिका, आप दोनों को मेरा नमस्कार और राष्ट्रवंदना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो सर कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। आज़ाद ढिमरपुरा गांव छोड़ के झांसी लौट आते हैं। आगे क्या हुआ सर, आप बताइए। तो प्रीतिका, आज़ाद ढिमरपुरा गांव से झांसी लौट के आ गए हैं। अब सवाल है कि आगे करें क्या। इसका इंतजाम भी मास्टर रुद्र नारायण करते हैं। बुंदेलखंड मोटर ट्रेनिंग कंपनी है, एक कंपनी है जहां मोटर चलाना, मोटर रिपेयर करना सिखाया जाता है। मास्टर रुद्र नारायण आज़ाद को वहां भर्ती करवा देते हैं और वहां ये मोटर रिपेयर करना और मोटर चलाना सीखते हैं। नाम अब भी हरिशंकर ही होता है। ब्रह्मचारी हट गया पर हरिशंकर अब भी है। वहां रामानंद नाम का एक व्यक्ति और काम करता है, वो भी ड्राइवर है। मास्टर रुद्र नारायण उसको जानते हैं और वो बहुत सम्मान करता है मास्टर रुद्र नारायण का। उसी के घर पे इनकी रहने की व्यवस्था हो जाती है। किसके घर पे? रामानंद के घर पे। वहीं रहने लगते हैं। अब मास्टर रुद्र नारायण के घर पे नहीं रह रहे हैं जी, तो अब ये कहाँ रहते हैं? रामानंद मोटर ड्राइवर के घर पे रहते हैं और मोटर चलाना वहां सीखते हैं। उसके बाद इन्होंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया और हिम्मत भी देखिए कि जो अंग्रेज इनको ढूंढते फिर रहे हैं, उन्हीं अंग्रेजों के पास जून 1928 में हरिशंकर के नाम से ही ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और 5 रुपए का स्टैंप पेपर लगता है। वो फीस थी, बड़ी अच्छी खासी फीस थी। आज के हिसाब से आप देखेंगे उस ज़माने में जहां महीने भर की तनख्वाह एक अगर बात करें पुलिस के सिपाही की तो शायद 10-12 रुपए ही तनख्वाह होती होगी। तो आज के लिहाज से देखिए कि कितनी बड़ी फीस होगी। 5 रुपए का स्टैंप पेपर लगा था उस एप्लीकेशन के साथ और 26 जून 1928 को इनका ड्राइविंग लाइसेंस मिला। हालांकि बाद में वो खो भी गया। कहीं आनंद शर्मा जी ने भी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, उन्होंने भी कहीं जिक्र किया है कि ये अपनी सीक्रेसी को छुपाने के लिए, जैसे भाग 3 में बताया, कहीं साधु बन के या कहीं पंडित बन के अपनी सीक्रेसी को छुपाने के लिए यहाँ इन्होंने एसपी झांसी के पास भी कुछ दिन एज ए ड्राइवर काम किया। हाँ डॉक्टर सरोहा, बात ये है कि जब कोई शख्स इतना बड़ा हो जाता है ना, लार्जर देन लाइफ, तो उसके साथ फिर कई सारी कहानियां घड़ भी ली जाती हैं। अब ठीक कह रहे हैं, आनंद शर्मा ने लिखा है एक जगह कि आज़ाद झांसी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ड्राइवर बन के भी रहे, पर यह बात विश्वास के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात तो ये कि आनंद शर्मा इलाहाबाद के रहने वाले हैं और वो इनकी पार्टी में, इनके साथ ठीक है उनके संबंध है, उनके घर ही आते जाते रहे वहाँ इलाहाबाद में। लेकिन आनंद शर्मा को ये बात कैसे पता चल गई जी? चंद्रशेखर आज़ाद इस स्वभाव के नहीं थे, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि वो अपनी सारी कथाएं बताते रहेंगे, अपनी वो वीरता के डींगे हाँकते होंगे। आज़ाद ऐसे नहीं थे जी। वो सिर्फ उतनी बात किया करते थे साथियों से भी जितना उन साथियों का मतलब होता था जी। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे नहीं थे। सदाशिवराव मलकापुर को, झांसी के इनके बहुत निकट साथी, बेहद निकट साथी हैं वो तो, बल्कि अकेले वो साथी हैं जिनको अपने माँ बाप से मिलवाया था आज़ाद ने। सदाशिवराव मलकापुर एक जगह लिखते हैं
कि एक बार भगत सिंह ने पूछ लिया माता पिता के बारे में आज़ाद से कि भाई अपने माता पिता के बारे में बताइए पंडित जी, कल को अगर कोई दुर्घटना घट जाती है आपके साथ तो उनकी कोई मदद अगर कर सके ये दल तो उनके बारे में कुछ बताओ आप हमें। तो आज़ाद नाराज हो गए कि माता पिता से क्या मतलब है आपको, दल के लिए काम मैं करता हूं या मेरा परिवार। रणजीत फिर कभी इसका जिक्र मत करना। तो जो शख्स भगत सिंह से अपने माता पिता की चर्चा अवॉइड करता है, और भगत सिंह को कितना मानते हैं आज़ाद, आज़ाद नहीं हमारे पास बताने के लिए, लेकिन जो मिलता है उल्लेख भगत सिंह को बहुत मानते हैं। भगत सिंह को सेंट्रल असेंबली में भेजने को तैयार नहीं थे किसी कीमत पे भी आज़ाद की, नहीं खो सकता मैं भगत को। लेकिन ठीक है, वो ज़रूरत जो ऑपरेशन था, जो मिशन था, उसके लिए भगत सिंह से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं था, इसलिए और भगत सिंह भी जिद पे अड़े थे तो मानना पड़ा उनको, लेकिन नहीं चाहते थे वो। तो इतना प्यारा भगत सिंह जी, उस भगत सिंह को भी अगर सदाशिवराव मलकापुरकर की बात को हम सही माने, जो मानने लायक दिखती है, अपने माता पिता की चर्चा नहीं की, तो हम कैसे मान लें कि आनंद शर्मा को उन्होंने ये बताया होगा कि देखो मैं वहां पे झांसी के एसपी का मैं ड्राइवर रहा हूं। तो वो पता नहीं क्यों उन्होंने कैसे लिखा होगा, ना तो आनंद शर्मा है ये बताने के लिए। बहरहाल हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि किसी और साथी ने तो जिक्र किया नहीं। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण हैं, वो कहीं इस बात का उल्लेख नहीं करते। भगवान दास माहौर नहीं करते। विश्वनाथ वैशंपायन उन्होंने बायोग्राफी लिखी है, कहीं जिक्र नहीं करते। ना सदाशिव राव इस बात का जिक्र करते। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि लाइसेंस तो बन गया, वो बाद में गुम भी हो गया। ये घटना है फरवरी 29 की जी। वो बाद में तब झांसी से भी जा चुके थे और पार्टी का हेडक्वार्टर आगरा शिफ्ट हो चुका था। अब आगरा में बम बनाए जा रहे थे। तो उन्हीं दिनों आगरा में रहते रहते पार्टी ने एक प्लानिंग की थी। एक बड़े सीनियर रिवॉल्यूशनरी थे, बल्कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के फाउंडर्स में से थे, जोगेश चंद्र चटर्जी। वो जेल में बंद थे, आगरा जेल में ही बंद थे। तो ये लोग आगरा में ही थे। तब वहाँ इन्होंने प्लान किया था कि जोगेश चंद्र चटर्जी को जेल से छुड़ाया जाए। और ये खबर कि रिवॉल्यूशनरी जोगेश चंद्र चटर्जी को छुड़ाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, ये अंग्रेज पुलिस तक जा चुकी थी। अच्छा। तो आगरा से उनको शिफ्ट किया जा रहा था लखनऊ सेंट्रल जेल। जिस ट्रेन से लेके जा रहे थे उस ट्रेन में इनको सवार होकर रास्ते में उनको छुड़वाना था, ऐसी इनकी प्लानिंग थी। वो समय पे पता नहीं चला, और वो ट्रेन जबकि ये सोच रहे थे उससे अलग थी, तो वो उसमें तो ये नहीं कर सके। पर क्या था कि आगरा से कानपुर पहुंच के ट्रेन बदलनी थी पुलिस को। अगली सुबह जो ट्रेन थी कानपुर से, उसमें लेके लखनऊ उनको जाना था। तो फिर इन्होंने प्लान किया कि ठीक है, कानपुर रेलवे स्टेशन पर हम छुड़ाते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, भगत सिंह भी हैं, बहुत सारे साथी हैं वहाँ कानपुर रेलवे स्टेशन पे। हालांकि वो भी स्कीम इनकी कामयाब ना हो सकी, भारी पुलिस इंतज़ाम था, नहीं छुड़ा सके। और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि यहाँ हम उनको शायद छुड़ा ही नहीं पाएंगे और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो एक जोगेश भाई को छुड़ाने के लिए ऐसा ना हो कि इतने सारे साथियों को हम खो दें, तो वापस ले आए थे। और भगत सिंह बहुत रोए थे, वापस आके बहुत नाराज़ हुए थे, बहुत रोए थे कि हम नहीं छुड़ा सके। खैर, वहाँ जब ये कानपुर रेलवे स्टेशन पे थे, वहाँ आज़ाद की किसी ने जेब काट ली है। जेब में 50 रुपये थे और वो ड्राइविंग लाइसेंस था। वो 17 फरवरी की बात है। उसके बाद इन्होंने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, और वो एप्लीकेशन जो है डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए, वो उसमें ये जिक्र करते हैं 2 मार्च की एप्लीकेशन है वो, 2 मार्च 1929 की। और उसमें जिक्र करते हैं कि 28 फरवरी को कहीं गुम हो गया है। ये तो नहीं बताते ना कि 17 फरवरी को हम ऐसे ऐसे कानपुर में थे और वहाँ गुम हुआ, वो नहीं बता सकते हैं। लिंक हो जाएगी चीज़ें, लिंक हो जाएंगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो बातें मैंने आपको बताई, ये सारे के सारे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में एज विटनेस ये जमा है वहाँ पे। लाइव। हाँ,
उन्हीं फाइल्स में मैंने इन सबको देखा है। तो खैर ड्राइविंग लाइसेंस भी इनको मिल गया, ड्राइविंग ये सीख गए। सवाल झांसी में रहते ये भी था कि भाई खाएं क्या, कहाँ खाएं। तो रामानंद के घर रहते थे तो कभी कभार रामानंद के घर भी खा लेते होंगे, वो रोज कौन खाना खिलाएगा। इनके साथी सदाशिवराव मलकापुरकर वो लिखते हैं कि मेरी माँ को मेरी इनसे दोस्ती पे आपत्ति थी। अच्छा, भाई तू पढ़ने लिखने वाला लड़का है और ये मोटर मैकेनिक से कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के की क्या दोस्ती। तो कहते कि मेरी माँ बात बात पे इस बात पे एतराज करती थी। उनको वैसे उससे कोई दिक्कत नहीं थी कि वो आदमी अच्छा खराब है, नहीं, पर मोटर मैकेनिक से मेरी दोस्ती किस लिए। तो वहां भी घर पे आना जाना इसलिए नहीं हो सकता था। भगवान दास माहौर की मां वो बहुत पसंद करती थी हरिशंकर को, और भगवान दास से कोई शिकायत होती थी तो भी हरिशंकर को शिकायत करती थी। हरिशंकर एक ब्राह्मण हैं, विद्वान और बहुत ही अच्छे, बड़े अच्छे व्यवहार कुशल हैं। अच्छा। माँ पे ऐसा जादू चला रखा था उन्होंने। वो बल्कि कहती थी, लिखा जाता है कि भगवान दास की माँ कहती कि तुम सब इकई थारी के चट्टा बट्टा हो, हरिशंकर ही अच्छे हैं, कुछ बाके गुण सीखते, ऐसे माँ कहती हैं। माँ को क्या पता, वो भोली बेचारी, कि इन सब का गुरु है वो हरिशंकर। सर आजाद की माँ के बारे में बताइए कुछ। सदाशिवराव मलकापुरकर एक कहानी लिखते हैं, एक बताते हैं कि एक बार झांसी में आज़ाद मेरे घर बैठे थे और पार्टी के बारे में ही चर्चाएं चल रही थी। अचानक उन्होंने कहा कि चल सदू, सदाशिवराव को सदू कहते थे, चल सदू तुझे अपने माता पिता से मिलवा लाता हूँ। सदाशिव लिखते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये कहा मेरे आश्चर्य का भी ठिकाना नहीं था और मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं था और गर्व का भी ठिकाना नहीं था कि किसी से चर्चा नहीं करते हैं माता पिता की और मुझे उनसे मिलाने की बात कर रहे हैं। कहाँ इनके माता पिता हैं, नहीं हैं, और हैं तो कहाँ हैं, कुछ नहीं जानते, और ये मुझे मिलाने ले जा रहे हैं। तो कहते हैं बहुत खुशी खुशी मैं तैयार हुआ और चल पड़े झांसी से। ट्रेन से गए, दोहद रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं ये लोग। वहाँ मनोहर लाल त्रिवेदी, याद कीजिए मनोहर लाल त्रिवेदी, हमने भाग 1 में चर्चा की थी उनकी। बचपन में जो पढ़ाते भी थे चंद्रशेखर को, जिन्होंने अलीराजपुर में नौकरी भी लगवाई थी चंद्रशेखर की, तो वो मनोहर लाल त्रिवेदी रेलवे स्टेशन पे इनको रिसीव करने आए थे। इसका मतलब उनको संदेशा भेज दिया गया था किसी तरह से कि फला दिन आ रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन पे दोहद में इनको रिसीव किया मनोहर लाल त्रिवेदी ने, और उसके बाद वहाँ से ये बस में चलते हैं और जाते हैं गांव भावरा। भावरा में अपने घर नहीं जाते हैं, भावरा जाके ये सीधे मनोहर लाल जी के साथ उनके घर पे ही जाते हैं, उनके घर पे ही रुकते हैं, और वहाँ से इनके घर पे संदेश भेज दिया जाता है कि चंद्रशेखर आया है। चंदू, माँ तो चंदू कहती थी, आया है। और तब लिखते हैं सदाशिव की कुछ देर के बाद एक ऋषि कल्प वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा बिल्कुल, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल और बड़े तेज़ कदमों से चलता हुआ कहते हैं आता है। और आज़ाद उठते हैं, पैर छूते हैं और फिर पिता पुत्र गले मिलते हैं। पिता की आंखों से पहले धार बहनी शुरू हुई और फिर सिसकियां लेकर पिता लगे रोने। वर्षों बाद वो बेटा, इकलौता बेटा, पैदा तो 5 बच्चे हुए थे पर वो सारे जा चुके थे इस दुनिया से, सब मर चुके थे। एक इकलौता था और उसका भी पता नहीं वो जीवित है नहीं है तो कहाँ है, किस हाल में। आज मिला। कल्पना करके देखिए क्या बीत रही होगी उस पिता पे, इतने साल के बाद बेटा सामने है, और उस बेटे के भाव क्या होंगे जब गले लगा होगा अपने पिता के। पिता रोए जा रहे हैं सिसकियां ले लेके, और बेटा कह रहा है दादा दादा, यानी कि आप मत रोइए,
आप रोएंगे, आपकी सिसकियों की आवाज को ये दीवारें सुनेंगी, गली में आते जाते लोग सुनेंगे, पता नहीं कहां से पुलिस को खबर लग जाएगी। और कुछ देर के बाद माँ आती है, वो बूढ़ी माँ, बरसों से जो इंतजार कर रही थी अपने उस लाल का। इतना रोई थी इतने सालों में, उस माँ ने एक आंख खो दी थी अपनी, एक आंख खराब हो गई थी। दाएं हाथ की 2 उंगलियों को एक धागे से बांध रखा था उस माँ ने, मन्नत मांग रखी थी मेरा बेटा घर आ जाए लौट के, वर्षों से। जब बेटा मिला, बेटे का सिर अपनी गोद में लेके, अब माँ रो रही थी, पर माँ सिसकियां नहीं ले रही थी। माँ की चेतना इतनी थी कि आवाज कहीं ना जाए। और सदाशिव राव तो लिखते हैं कि इस तरह भीतर भीतर वो माँ रोए जा रही थी कि डर था उस माँ को कि कहीं अंग्रेज भेड़ियों को पता ना चल जाए, उसके बेटे की गंध ना आ जाए। रोती रही। उसके बाद कहा माँ ने कि चल घर, तो मना कर दिया कि नहीं माँ, घर नहीं जा सकूंगा, घर जाऊंगा सबको पता चल जाएगा, मैं यहीं रुकूंगा और यहीं मुझसे मिला के तुम। उस दिन तो खाना भी खाया मनोहर लाल जी के घर पे ही, पर माँ बहुत दुखी थी। माँ ने डांटा बल्कि कि माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाएगा तू। तो फिर अगले दिन से वो गए, रात बेरात जाते होंगे, अंधेरा होने पे जाते होंगे, माँ खाना बनाती थी, वो खा रहे थे। और ऐसे 4-5 दिन रहे वहाँ पे। अच्छा, रहे 4-5 दिन, खाना माँ के हाथ का ही खाते थे फिर। लेकिन वहाँ भी डर था कि कहीं खबर ना हो जाए पुलिस को, बल्कि कई बार हुआ ऐसा कि जब घर जा रहे हैं माँ से मिलने, खाना खाने, तो रास्ते में कोई पुलिस वाला दिखाई दिया तो घबराहट हुई कि कहीं हमारी तो खबर नहीं आ गई है। तो एक बार तो बल्कि और ज़्यादा हुआ कि पुलिस की सरगर्मियाँ इतनी बढ़ गई, लगा कि ज़रूर ये पुलिस अब हमारी तलाश कर रही है चारों तरफ। ये गांव छोड़ के रात को भाग गए, मनोहर लाल जी का घर छोड़ दिया और रात को गांव के बाहर जंगल पे, पहाड़ी पे, वहीं रात को लेट के, पूरी रात वहीं लेटे रहे। सदाशिव तो कहते हैं मैं तो घबराहट में सो नहीं सका, पर आजा तो खराटे लेके सो रहे थे, उस हालत में भी इतनी हिम्मत वाले थे। और वहीं रात काटी और अगली सुबह फिर गांव छोड़ दिया, माँ से मिले भी नहीं, आ गए लौट के। और उसके बाद फिर माँ से कभी मिलना नहीं हो सका। वो आखिरी भेंट थी जब वे मिल के आए थे। माता पिता की हालत तो बेहद खराब थी। अब जब मिल के आ गई एक बार, उसके बाद दोबारा गई नहीं, माँ बाप की तो सुध भी नहीं ली जाके। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने 200 रुपए दिए चंद्रशेखर आजाद को, ऐसा लिखते हैं विश्वनाथ वैशंपायन, और कहा कि आपके माता पिता की हालत बहुत खराब है, ये 200 रुपए वहां पहुंचा दो। अब यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन भी हालांकि दिखता है, वो ये कि सदाशिव राव लिखते हैं कि भगत सिंह ने जब माता पिता के बारे में पूछा तो आजाद नाराज हो गए, नहीं बताया। विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं कि माता पिता के लिए 200 रुपए दिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो अगर दोनों ही अपनी जगह सही हैं तो फिर मतलब ये निकलता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी को शायद इनके माता पिता के बारे में पता था जी, तभी उन्होंने दिए कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत भूखे मर रहे हैं वो, उन तक ये 200 रुपये पहुंचा दो। ये 1930 की घटना बताते हैं वैशंपायन, 1930 में ऐसे हुआ। वो 200 रुपये उन्होंने माता पिता के पास तो नहीं भिजवाए, वो पार्टी के काम पे ही खर्च हो गए। और बाद में जब मुलाकात होती है गणेश शंकर विद्यार्थी से, तो वो नाराजगी जाहिर करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वैशंपायन लिखते हैं कि आजाद ने हंसते हुए कहा कि माता पिता के लिए तो पिस्तौल की 2 गोलियां ही काफी हैं। बहुत है। अब ये बात चुभती सी है कि शायद हो सकता है, पता नहीं,
क्या सच था क्या नहीं, क्या सच में यही शब्द आज़ाद ने बोले होंगे, ऐसे पाषाण हृदय हुए होंगे क्या, और अगर होंगे तो कितना बड़ा दिल, कितनी हिम्मत लेके शब्द निकले होंगे उनके मुंह से। और वैशंपायन लिखते हैं कि उसके बाद वो गंभीर हो गए, ये बात तो हंसते हुए कह गए, उसके बाद गंभीर हो गए, और गंभीर होके कहते हैं कि माता पिता भूखे रह सकते हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते मैं अपने क्रांतिकारी साथियों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकता। तो ये विश्वनाथ वैशंपायन इस घटना का जिक्र करते हैं, माता पिता को लेके आज़ाद कैसा सोचते हैं। तो बड़ा ही भावुक रिश्ता था माँ बेटे का, और कभी फिर दोबारा उनकी भेंट नहीं माँ से नहीं हो सकी। सर, कहानी तो दिल छूने वाली है, पर समय की सीमा है। आज यहीं विराम देते हैं इस कहानी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस चैनल के सुनने वालों का, देखने वालों का। तो ये था अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की शौर्य गाथा का भाग 4। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे भाग 5 में। जय हिंद, जय भारत।